अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अंधेरी रात स्टोरी का पार्ट 1। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक लाजमी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी की जानब। अंधेरी रात। रात के 3 बज रहे थे। फिजा मुकम्मल खामोशी का शिकार थी। अंधेरी रात में चांद अक्सर खूबसूरत लगता है, मगर कब्रिस्तान में वही चांद खौफ के मनाजर पेश कर रहा होता है। एक बूढ़ी औरत रात के 3 बजे कब्रिस्तान में कदम रखती है। मुकम्मल खामोशी, हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा बहुत ही मुश्किल से कब्रों से बचती बचाती एक मखसूस कब्र पर जा पहुंचती है और दायरे में बैठ जाती है। कोई 10 मिनट तक किसी जादुई श्लोक को बड़बड़ाने लगी, फिर एक लीमू पर फूंक मारी, फिर अपना हाथ काट कर इस लीमू पर खून गिराया। वो बूढ़ी औरत चिल्ला काटने में मसरूफ थी। पहले तो वो कब्रिस्तान को देखकर खौफजदा हो रही थी, मगर जैसा कि उस औरत ने कहा था कि कुछ होगा, अभी तक नहीं हुआ था। वो पुरसुकून होती अपने काम में मसरूफ थी जब अचानक किसी लड़की की चीख की आवाज़ आई। उस बूढ़ी औरत को खौफ आने लगा। आसपास नजर दौड़ाई तो कुछ ना दिखा। फिर अपने काम में लग गई, मगर इस बार किसी के फिर से चीखने की आवाज आई। उस औरत ने सर उठाया तो सामने बहुत सारे सरकटे खड़े थे। उनको देखकर उसकी जुबान कपकपाने लगी और उसकी रूह परवाज करती महसूस हुई। और वक्त था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अली ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। नजर उठाकर अरीज को देखा जो उसकी घड़ी लेकर आ रही थी। पहले उसने सोचा रात वाले वाक़े का जिक्र करे, मगर फिर उसका पुरसुकून चेहरा देखकर कुछ नहीं बोला और चाबियां उठाता घड़ी लेकर घर से निकल गया। अली के ऑफिस जाते ही 9 बजे के वक्त सुल्ताना बेगम मोहल्ले में जाने का कहती निकल गई। अरीज ने बहुत कोशिश की कि वो उसे साथ ले जाएं, मगर वो ना मानी तो अरीज ने उनके आगे हथियार डाल दिए। सुल्ताना बेगम फकीरा के आस्थाने में दाखिल हुई। उनके हाथ में मट्टी का प्याला देखकर फकीरा के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो जल्द ही छुपा गई। आओ, हो गया अमल। फकीरा ने पुरअतमाद अंदाज में बात का आगाज किया। जी सुल्ताना बेगम मुख्तसर ही बोल पाई, क्योंकि रात जो उनके साथ हो चुका था उसके बाद उनकी हिम्मत जवाब दे गई। मैं मजीद ये सब नहीं करना चाहती। सुल्ताना बेगम हिम्मत जमा करती बोली तो फकीरा जो पुरसुकून बैठी थी अचानक इस बात पर गड़बड़ा गई। क्यों बीबी, ऐसा क्यों हो गया? मैंने भी तुम्हारे साथ पूरी रात अमल किया जिसे तुम जाया करने पर तुल गई हो। फकीरा गुस्से से बोली और गुस्से में जानकर झूठ बोल दिया कि वो रात में अमल करती रही है। इसकी बात सुनकर सुल्ताना बेगम शर्मिंदा सी नजरें झुका गई और रात का गुजरा सारा वक्त फकीरा के गोशे गुजार कर गई। देखो बीबी, जब तुम अपना मकसद हासिल करोगी तो चीजें तो रोकेंगी ना, फकीरा ने उन्हें पुचकारते हुए कहा। तो सुल्ताना बेगम का कुछ हौसला बढ़ा। ठीक है, मैं कर लूंगी, आगे क्या करना है? सुल्ताना बेगम कुछ देर की खामोशी इख्तियार करने के बाद बोली। तो फिर फकीरा ने उन्हें आगे का अमल बताया और फिर एक तावीज़ दिया, मगर ये अमल सुल्ताना बेगम को बहुत मुश्किल लग रहा था। फकीरा बज़ाहिर तो उनकी ही मदद कर रही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था वो तो ये सब उनसे अपने खास मकसद के लिए करवा रही थी, जिसका उनको बहुत जल्द पता चलने वाला था। सुल्ताना बेगम रात के खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद किचन में गई और 2 गिलास दूध लेकर उसमें से एक गिलास में तवीज़ घोलने लगी। 2 मिनट की पढ़ाई और तवीज़ को घोलने के बाद उसमें से निकाला और अपने पल्लू में छुपाती, फिर दूध ट्रे में रख के अरीज और अली के कमरे में दाखिल हुई। तुम दोनों की हालत देखो, कितने कमजोर हो गए हो, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। सुल्ताना बेगम दाखिली दरवाजे पर खड़ी होती बोली। अम्मी, हम तो रखते हैं ख्याल, आपने ऐसी जहमत क्यों की, अभी अरीज ले आती। अली आराम से बोला। अरीज तो हैरत से उठकर शीशे में खुद का जायजा लेने लगी, मगर उसे कहीं से भी वो कमजोर ना लगी। पता नहीं कहां से। बहस मत करो, ये दूध लो। सुल्ताना बेगम उन दोनों को टोकती बोली तो वो दोनों सर को खम दे गए। उन्होंने तवीज़ वाला गिलास अरीज की तरफ बढ़ाया, जबकि दूसरा गिलास अली को दिया और तब तक वहीं बैठी रही जब तक दोनों ने मुकम्मल दूध पी न लिया। रात के 12 बज रहे थे। घर में गहरी खामोशी थी। सुल्ताना बेगम की नजरों से नींद कोसों दूर थी। उन्होंने वॉल क्लॉक पर नजर डाली। अभी तो 2 घंटे हैं, क्या करूं?
वो दिल में सोचने लगी। फिर उन्हें माजी याद आया जिसे सोचते उनकी आंखें भर आई थीं। मगर अब तो सब ठीक होने वाला था, जैसा वो चाहती थी सब कुछ वैसा होता बहुत जल्द। यही सब सोचते सोचते अलार्म बजा तो वो उठ बैठी और आसपास नजर दौड़ाती छत की तरफ दबे कदम चलने लगी। आज ठंड कुछ कम थी, मगर लाहौर की ठंड थी भले ही कुछ कम थी, आज भी सुल्ताना बेगम का खून जुबाने का खूब काम कर रही थी। उन्हें ठंड अपने जिस्म की हड्डियों तक महसूस हुई। वो तेजी से स्टोर रूम में गई, जाकर अलमारी से एक काला कपड़ा निकाला और काला ही धागा निकाला। उसके बाद पहले वाले अमल की तरह इसमें भी कपड़े उतार कर साइड रख दिए और फिर वही बिल्ली का खून जिस पर पढ़ाई की थी और फकीरा ने भी कुछ पढ़ के उन्हें दिया था, उसमें से थोड़ा सा खून जिस्म पर मलने लगी। उसके बाद एक दायरा बनाने लगी। इस सब से फारग होकर वो उस दायरे में दिया जलाकर बैठ गई और फिर अमल शुरू कर दिया। वो जादुई श्लोक पढ़ती जा रही थी और धागे पर फूंक कर उस कपड़े से गुड़िया बनाने लगी। अभी तक गुड़िया की गर्दन ही तैयार हुई थी जब पहले की तरह लाइट बुझ गई, मगर इन्हें इस बार डर नहीं लगा। लेकिन जब सामने की दीवार पर बिल्ली के पंजों के निशान देखे तो जान निकल गई। फिर कमरे में साया देखकर उनको अपना सांस रुकता महसूस हुआ, मगर अब गुड़िया तो बनानी ही थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई की रफ्तार बढ़ा दी। गुड़िया का काम मुकम्मल हुआ तो फिर एक टांग पर खड़ी हुई और एक टांग को अपनी उस टांग के घुटने पर रखा जिससे वो खड़ी हुई थी और सर के ऊपर आपस में हाथ जोड़कर पढ़ाई शुरू की। उनको इस उम्र में ये सब करने में उन्हें अपना बदन दुखता महसूस हुआ, मगर जब अल्लाह दिलों पर मोहर लगा दे तो कहाँ किसी बात की फिक्र होती है। वो पढ़ाई मुकम्मल करती पहले की तरह ठंडे पानी से नहा के दबे पांव नीचे गई और फिर वो गुड़िया अरीज के बेड के नीचे रख दी और खामोशी से जाकर अपने कमरे में लेट गई। अभी सुल्ताना बेगम को गए कुछ ही देर हुई थी जब अरीज की आंख खुली। उसे घर में कोई ना दिखा। अली को आवाजें दी मगर सामने से कोई जवाब ना आया तो उठ के कमरे से बाहर निकली। फिर वो किसी अनदेखी चीज के पीछे जा रही थी। वो जब घर से बाहर आई तो आसपास देखा जहाँ कदीम घर बने हुए थे टूटे फूटे। वो चलती जा रही थी जब किसी के कहकहे की आवाज पर उसने पीछे घूम के देखा, मगर उसे कुछ न दिखा। सामने एक रोशनी सी दिखी। अरीज उस रोशनी का पीछा करने लगी, मगर वो रोशनी एक दरवाजे से अंदर चली गई और अरीज दरवाजे पर खड़े होकर उस दरवाजे का मुआयना करने लगी। जब उसे किसी लड़की की चीख की आवाज सुनाई दी, उसने एक बार फिर पीछे देखा। आसपास कोई ना दिखा। वो घबरा गई, मगर फिर हिम्मत करती सर झटक कर दरवाजे को धक्का देकर खोलती। तेजी से वो मजीद आगे बढ़ने लगी और इस रोशनी के बिल्कुल पास आकर गौर से उसे करीब से देखने लगी। जब वो गायब हो गई और फिर एक और चीख की आवाज आई, किसी लड़की की ऐसी आवाज जिसमें तकलीफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी लड़की को बहुत तकलीफ से गुजारा है। जान तो अरीज की तब निकली जब उसने चीख की आवाज पर पीछे देखा। कोई न दिखा, लेकिन कब्रें देखकर उसकी रूह काम गई। वो रोशनी के चक्कर में कब्रिस्तान में आ गई थी। उसने जब वापस सामने देखा तो खौफनाक शक्ल देखकर उसकी जान निकल गई और जोर से चीखने लगी, अरीज क्या हुआ है, उठो। अली की पुकार पर अरीज गड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ है, क्यों चीख रही हो? अली के सवाल पर वो इर्द गिर्द देखने लगी। अभी तो कब्रिस्तान था, वो बड़बड़ाई। अली ने उसे पानी का गिलास थमाया तो वो होश में आई और फिर उसके हवास बहाल हुए तो अली को सारा मामला बता दिया। उसकी बात पर अली का बेसाख्ता कहकहा छूटा तो अरीज उसे बेयकीन नजरों से देखने लगी। अली कहकहा जब्त करता बोला, क्या हुआ अरीज, बुरा ख्वाब था? तुम भी पागल हो और देखो हॉरर मूवी। सो जाओ, कुछ नहीं है। कल भी अंधेरे की वजह से डर गई होगी तुम। कल मैं यहाँ नाइट बल्ब लगा दूंगा, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। अली अरीज को वापस सुलाने वाले अंदाज में थपकते बोला तो अरीज भी खामोश होकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था। वो कितनी ही देर यही सब सोचती रही। फिर फजर की अजान की आवाज़ पर उठ बैठी, नमाज अदा करके लेटी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ ही देर में नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई और उसकी नींद लग गई। सुल्ताना बेगम नाश्ते की टेबल पर आकर बैठी तो अरीज को ना पाकर हैरान हुई।
अरीज कहाँ है? सुल्ताना बेगम कुर्सी खिसका कर बैठी अली से सवाल करने लगी। उसे बुखार है, रात में बुरा ख्वाब देख लिया था, तब से डरी हुई है। अली ने नाश्ता करते हुए सरसरी अंदाज में बताया तो सुल्ताना बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई जिसे वह फौरन छुपा गई। कैसा ख्वाब देखा था? सुल्ताना बेगम ने मसनूई फिक्रमंदी से एक और सवाल किया तो अली ने उन्हें रात वाला सारा वाक़या सुना दिया। अच्छा, मैं उस पर दम करूंगी, सुल्ताना बेगम सोचने वाले अंदाज में बोली तो अली सर को खम दे गया और नाश्ता करके अरीज को नाश्ता करने और दवाइयां लेने की हदायत देता ऑफिस के लिए निकल गया। सुल्ताना बेगम नाश्ते की ट्रे सजाती कुछ पढ़कर फूंक रही थी और हंस रही थी। फिर ट्रे लेकर अरीज के कमरे में गई। बेटा, नाश्ता कर लो। सुल्ताना बेगम साइड टेबल पर ट्रे रखकर बोली। अम्मी, आपने क्यों जहमत की, मैं कर लेती। अरे ऐसे कैसे, जब मैं बीमार होती हूँ तो तुम मेरा ख्याल रखती हो, अब तुम्हारा नहीं रख सकती? मेरी बेटी की तरह हो तुम, सुल्ताना बेगम खफगी से बोली। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं अम्मी, बस मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे होते हुए आप काम करें। अरीज ट्रे सामने करती बोली तो वो मुस्कुरा दी। फिर उसे नाश्ता करा के आराम की हदायत देती निकल गई और अपने कमरे से शाल लेकर बाहर जाने लगी। सुल्ताना बेगम फकीरा बीबी के पास आकर उन्हें सब बताने लगी। देखा, कहा था ना, सब असर करेगा, तुम अपना मकसद हासिल कर लोगी, बस सच्ची लगन की ज़रूरत होती है। फकीरा बीबी हंसते हंसते बोली। जी बिल्कुल, अब आगे क्या करना है? सुल्ताना बेगम बेचैनी से बोली। तो फकीरा ने उन्हें आगे का सारा अमल बताया तो वो फकीरा का हाथ चूमती उठ खड़ी हुई। आज अरीज एक नमाज भी नहीं पढ़ पाई थी। बुखार इतना शदीद था कि उसके लिए उठना भी मुश्किल हो रहा था, मगर वो हिम्मत करती उठी जब सामने से सुल्ताना बेगम आई। अरे कहाँ जा रही हो? सुल्ताना बेगम उसे उठता देखकर फौरन सवाल करने लगी। अम्मी, नमाज पढ़ने। लफ्ज़ नमाज पर सुल्ताना बेगम पर खौफ तारी हुआ था। बेशक अल्लाह नमाज पढ़ने वालों पर अपना ख़ास करम करता है और चाहे फिर जैसी भी तकलीफ़ हो उससे बाहर निकाल लेता है। अरे बेटा, तबीयत ठीक हो जाए तो नमाज भी पढ़ लेना, सुल्ताना बेगम जल्दी से बोली। अम्मी, मुझे सुकून नहीं आ रहा, अगर नहीं पढ़ूंगी तो सो भी नहीं पाऊंगी। आज सारे दिन में एक ही नमाज अदा की है, मैं आती हूँ ईशा की नमाज पढ़ के। अरीज इतना कहती उठ खड़ी हुई। अम्मी, सही कह रही है अरीज, पढ़ने दे नमाज, बेहतर फील करेगी, मैं फिर डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा। सुल्ताना बेगम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब अली कमरे में दाखिल होता बोला और अरीज वजू करने वॉशरूम चली गई। पीछे सुल्ताना बेगम गुस्सा जब्त करने लग गई। सुल्ताना बेगम आज भी रात के दूसरे पहर में स्टोर रूम में दाखिल हुई और फिर अलमारी से सफली अमल के लिए इस्तेमाल होने वाली हड्डी निकालने लगी और हमेशा की तरह दायरा बनाकर अपने कपड़े एक तरफ रखकर बिल्ली का खून बदन पर मल कर दायरे में जा बैठी और फिर दिया जलाया और पुतले पर कुफरिया कलमात पढ़कर फूंकने लगी और फिर एक एक सुई उसमें चुबाने लगी। मगर इस बार कुछ न हुआ। आधा घंटा गुजर गया मगर बाहर से आती अली की आवाज़ पर वो चौंकी। अम्मी कहाँ हैं? प्लीज बाहर आएं, बचा लें मुझे, ये लोग मार डालेंगे। अली की खौफ से भरपूर आवाज़ सुनकर वो उठ खड़ी हुई। जाहिर है वो माँ थी, चाहे जो भी करें मगर औलाद की तकलीफ पर तड़प उठती। वैसे ही सुल्ताना बेगम की भी ममता जाग उठी थी। अली की मुसलसल बाहर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। अभी वो दायरे से कदम बाहर निकालने ही वाली थी जब एक हवा का झोंका सा आया और दिया बुझ गया, बल्ब टूट गया। वो गड़बड़ा गई और फिर समझ गई ये सब उन्हें दायरे से बाहर निकालने के लिए किया गया है। वो वापस दिया जलाकर अपनी जगह से बल्ब के टूटे हुए कांच के टुकड़े साइड करती बैठ गई। बैठकर पढ़ाई करने लगी और हड्डी को उठाकर कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारती और फिर उस हड्डी को खून में भिगोकर उस पुतले के सर पर लगाती। ये अमल मजीद 2 बार करना रह गया था जब अली की फकीरा ने हदायत की। जोरदार चीख की आवाज़ पर उन्हें अपना दिल बंद होता महसूस हुआ, मगर उसे फकीरा की बात याद आई थी, दायरे से बाहर मत आना, चाहे आंधी आए या तूफान। वो अमल जारी रखती रही। अली की आवाज़ आना अब बंद हो गई थी। वो सुकून का सांस लेती अमल करने लगी। तभी कमरे का सामान एकदम से हवा में उड़ने लगा था।
सुल्ताना बेगम को अपने हाथ पांव फूलते महसूस हुए। कमरे में सामान इधर उधर तेज रफ्तार से जाने लगा, मगर जब दायरे में ना आया तो वो पुरसुकून होती अमल का आखिरी काम भी सरअंजाम दे गई। हैरत की बात तो उनके लिए ये थी कि जब वो अमल मुकम्मल कर गई तो बल्ब भी वैसे ही जलने लगा और जो सामान कुछ देर पहले इधर उधर हो रहा था वो भी अपनी जगह पर ही था। वो हैरान होती जल्दी से सामान समेटकर शावर लेकर तेजी से अपने कमरे में चली गई, मगर नींद उनकी आंखों से आज भी कोसों दूर थी। जब माजी की एक लहर उनकी नज़रों के सामने आई। फायजा के यहाँ बेटी हुई है। साबर साहब तेजी से किचन में दाखिल होते सुल्ताना बेगम से बोले, जो खाना बनाने में मसरूफ थी। सच्ची? सुल्ताना बेगम खुशी से पागल होने के दर पर थी। मैं शाल लेकर आती हूँ, फिर देखने चलते हैं। सुल्ताना बेगम तेजी से कमरे से शाल लेकर आई और साबर साहब के हमरा हस्पताल रवाना हो गई। फायजी, इसका नाम अरीज रखोगी ना? सुल्ताना बेगम एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची को गोद में लेती बोली। हाँ हाँ बिल्कुल, फायजा बेगम मुस्कुरा कर बोली। हाल? सुल्ताना बेगम की आंख से एक आंसू टूटकर रुखसार पर गिरा था, जिसे वो बेदर्दी से रगड़ गई थी। माजी। हारस साहब की शादी फायजा बेगम से हुई थी। सुल्ताना बेगम अपने कमरे में बंद थी। आज उनका ख्वाब टूटा था। उन्हें लगता था वो वाहिद हैं हारस साहब की ज़िंदगी में, मगर तकलीफ़ तो तब हुई जब पता चला वो तो उन्हें महज एक दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। सुल्ताना बेगम का खुद के जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। उन्होंने बहुत वक़्त लगाया, आखिरकार संभल गई। 2 साल बाद सुल्ताना बेगम की शादी को 2 साल हो गए थे। उनका 1 साल का बेटा था जिसका नाम उन्होंने अली रखा था, जबकि फायजा की कोई औलाद नहीं थी। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे।